मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके क्लास 9th के मोशन मतलब गति के चौथे लेक्चर में। तो जो बच्चों ने पार्ट थर्ड को नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर के पार्ट थर्ड को देख लेंगे, और पार्ट थर्ड कवर होते ही बच्चों पार्ट 9 को मतलब 9 के पार्ट 4 में आप पहुंचेंगे। तो ओके, फटाफट से आइए, आज बात करेंगे हम लोग कि वस्तु के गति के बारे में। आपको पता ही था कि वस्तु की गति कैसी होती है, तो वस्तु की गति में आज परिवर्तन को थोड़ा बात करेंगे कि वस्तु की गति में परिवर्तन कैसे और एक्चुअली परिवर्तन को कहते क्या। ओके, तो आइए बात करेंगे हम लोग त्वरण के बारे में। त्वरण बच्चों क्या होता है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। त्वरण मतलब कि वस्तु की गति में मतलब वस्तु के वेग में होने वाली वृद्धि। अगर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर मतलब निश्चित वेग से निश्चित चाल से चल रही है और निश्चित चाल से चलते समय उसकी चाल में उसके वेग में वृद्धि देखने को मिलती है, तो अगर उसका वेग है पहले 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और फिर 2 मीटर पर सेकेंड, अगर वो चल रही है और अगले सेकंड में उसका वेग बढ़ करके 3 फिर 4 फिर 5 ये होता जाता है। तो अगर किसी वस्तु के वेग में इस तरीके से निश्चित समयांतराल में वेग में वृद्धि देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की वृद्धि को हम वस्तु में त्वरण कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो, ध्यान दीजिएगा, तो किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को वस्तु में त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में वृद्धि होनी चाहिए। वेग में वृद्धि का पता कैसे चलता है? ये पता चलता है वेग में होने वाले परिवर्तनों से। तो वस्तु में त्वरण, तो वस्तु में त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण को दिखाते हैं बच्चों स्मॉल a से। ओके, तो स्मॉल a से हम लोग कैसे निकालेंगे? वेग में होने वाली वृद्धि से। तो वेग में वृद्धि कैसे निकालेंगे? वेग में परिवर्तन से ही निकाल पाएंगे। तो वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल, क्योंकि समय प्रति सेकंड, हर समय के बारे में आपको पता होना चाहिए। समयांतराल, तो समयांतराल मतलब आपका होता है डेल्टा टी। तो वेग में वृद्धि को आप डेल्टा वी लिख सकते हैं और यहां पे आप इसको डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो स्मॉल a इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, तो ये है फॉर्मूला आपका त्वरण का। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? तो इसका मात्रक आप निकाल सकते हैं कैसे? a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना? ये है आपका मीटर प्रति सेकंड और ये है आपका सेकंड नीचे आ जाता है, तो आपका ये मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, बात क्लियर हो गई। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इस तरीके से यह राशि एक सदिश राशि, सदिश राशि कैसे? तो जिसकी दिशा निर्धारित होती है, क्योंकि ये वेग की दिशा से ही निर्धारित होती है, तो ये एक क्या होगा? सदिश राशि होगी। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं आपसे बात करना कि मंदन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि मंदन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है लेकिन उसकी गति जो है वो निरंतर घट रही है, मतलब उसके वेग में कमी देखने को मिलती है, तो किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी, मतलब वेग में कमी
प्रति सेकंड होने वाली वेग में कमी को वस्तु का मंदन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या परिभाषा होगी, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी, वस्तु में मंदन कहलाती है। वस्तु में मंदन कहलाती है। ध्यान देने वाली बस बात यह है, क्योंकि ये कमी होती है तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है। यह ऋणात्मक होता है। आपके त्वरण और मंदन में अंतर यह है कि ये वेग में वृद्धि है इसलिए धनात्मक होगा, और ये वेग में कमी होती है इसलिए ऋणात्मक होता है। ये तब देखने को मिलता है जब आप ब्रेक लेते हैं, तब ये धीरे धीरे वस्तु रुकने लगती है, तो ऐसे केस में आपने मंदन देखा होगा। और आपने गाड़ियों में आगे एक पर्टिकुलर सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर देखा है जिसको ऐसे घुमाते हैं, जिसको हम एक्सीलरेटर कहते हैं। तो ये घुमाते हैं तो वेग में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इससे वेग में वृद्धि इसीलिए देखने को मिले क्योंकि आपने इसको जैसे जैसे घुमाया, इसलिए इसका नाम होता है एक्सीलरेटर। ओके, तो यहां से आपने त्वरण देख लिया, मंदन। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें। यदि कोई कार 25 मीटर पर सेकंड से चलकर 10 सेकंड में 125 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तब कार का त्वरण क्या होगा? ये पहला क्वेश्चन है। ओके, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी है। तथा कार का वेग पुनः 125 मीटर पर सेकंड से घटकर 25 सेकंड में शून्य हो जाता है। मतलब रुक जाता है। इसका मंदन क्या होगा, या कार का मंदन क्या होगा? मंदन ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे कार का मंदन, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए प्रारंभिक वेग, देखिए बच्चों, ये है प्रारंभिक वेग को हम लोग u से दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रारंभिक, मतलब पहले का वेग, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को दिखाने का जो तरीका होगा वो स्मॉल u होगा। और कैसे दिखाते हैं इसे, ये है 25 मीटर प्रति सेकंड। याद रखें, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं। ओके, अब नया जो वेग प्राप्त किया था कार ने, वो होता है अंतिम वेग। 2 ही तरीके के वेग से दिखाते हैं हम, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो प्रारंभिक वेग को आपने u से दिखा दिया और अंतिम वेग को दिखा दीजिए v से। तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, तो v इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 125 मीटर पर सेकेंड। तो ये नया वाला वेग जो इसने प्राप्त किया, ये यहां से यहां वेग कितने समय में प्राप्त किया इसने, इतना समय अंतराल है। ओके, तो ये है समयांतराल। समयांतराल को आप लिखा करें डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू है 10 सेकेंड।
याद रखें कि अगर ये समय 1 दिया है तो आप डेल्टा टी लिख सकते हैं, और अगर समय भी 2 दिया हो, जैसे कि 2 सेकंड से बढ़कर 10 सेकंड हो जाएगा, तो ऐसे केस में आप 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो समय आता है उसे आप डेल्टा टी के लिए लिखेंगे। अब आपको निकालना है त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण A इज इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे में समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम से ही प्रारंभिक को घटाते हैं और नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। यहाँ पे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की वैल्यू लिख सकते हैं। अंतिम वेग की वैल्यू कितनी है? अंतिम वेग की वैल्यू आप लिख सकते हैं 125 और प्रारंभिक वेग 25, यहाँ पे लिख भी दिया था मैंने, और यहाँ पे 10, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आएगा 100/10, इसको डिवाइड कर लीजिए, आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या त्वरण आएगा। तो ये है आपका आंसर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर लिखेंगे, क्योंकि बिना मात्रक के कोई भी फॉर्मूले को क्वेश्चन के तौर से करेंगे तो रॉन्ग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। दूसरा पार्ट जो है वो है बी। बी में क्या है? बी में अगर आपको करना है तो आप निकालेंगे एक्सेलरेटर, फिर से मंदन, और मंदन के लिए आपको बस ध्यान देना है कि इस समय प्रारंभिक वेग आप लेंगे कितना? प्रारंभिक वेग लेंगे 125, 125, और घटकर ये क्या हो जाता है? अंतिम वेग 0 हो जाता है। तो इसको आप लिख लेंगे ऐसे करके, और टाइम दिया है डेल्टा टी 25 सेकंड, ठीक, 25 सेकंड। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मंदन निकालना है, तो मंदन निकालने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू आपने लिख रखी है, फॉर्मूला वही रहेगा b माइनस यू बटे में डेल्टा टी, फॉर्मूला वही लगाइएगा जो वहां लगाया था। v के जगह पे 0 लिखिएगा, और यहाँ पर u के जगह पे 125, और घट के कितने समय में हुआ था? 25 में, तो ये होगा माइनस 125 बटे में 25, कैंसिल कर दीजिए, एक ही जगह पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्या बताता है? ये बताता है कि माइनस 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इसमें कमी आई थी, कमी को प्रदर्शित करता है। अच्छा, ये तो बातें हो गई इसकी। अब मैं बात करूंगा कि आपने जितनी भी चीजें देखी उन सारे फॉर्मूले को एक साथ बनाने का श्रेय जाता है गति के समीकरण को। और गति का समीकरण दिया गया था आपके न्यूटन के द्वारा। तो न्यूटन ने सारी गतियों का अध्ययन किया और बताया कि सारी गतियों को अनुभव करते हुए हम कंबाइन रूप से इसे गति के समीकरण में दिखा सकते हैं। और ये कितने प्रकार से दिखा सकते हैं? 3 प्रकार से। तो गति के समीकरण, किसने दिया था? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने गति के निम्नलिखित 3 समीकरण दिए। जो कि गति को हम लोगों को और अच्छे से कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। कौन कौन सा याद रखना है? ये बच्चों सभी को याद हो जाना चाहिए। गति के 3 समीकरण, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक फॉर्मूला है ये, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ओके, एक पहला फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले को हम लोग एक एक करके और अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। दूसरा जो समीकरण होता है वो होता है s इज इक्वल टू यूटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सबको जानते हैं आप। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां सारी जितने भी आपने टर्म्स इसमें देखी वो सारे टर्म्स को एक करके जानिए। जहां पर u क्या है आपको अभी मैंने बताया था, प्रारंभिक वेग है किसका? वस्तु का, जिस वेग से चलता है। v क्या है? v जो है वस्तु का अंतिम वेग है, ठीक। और s क्या है? s वस्तु का विस्थापन, कहां से कहां तक पहुंचा, विस्थापन है, चली गई दूरी, ठीक है, या चली गई दूरी, सीधी सड़क पर चली गई दूरी।
और नेक्स्ट आपने जाना ए जो कि त्वरण। त्वरण त्वरण जब वृद्धि हो रही तो त्वरण, और अगर कमी होगी तो मंदन। और फिर इसके बाद टी जो है वो है आपका समय। तो यहाँ पर आपने जितने भी टर्म्स देखे, ये जितने भी आप समीकरण देख पा रहे हो उससे लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और इसी क्रम में याद करिए, क्योंकि अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसी को लेकर के क्वेश्चन मतलब कि आंशिक क्वेश्चन लगाएंगे और यही आपको आगे लगाने के लिए हेल्प भी करेगा। बात समझ आ गई? और आगे चल करके हमें इसके समीकरण को भी वापस से निगमन करना होगा। निगमन का मतलब कि ये फॉर्मूला कैसे हम बना सकते हैं ये भी जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगले लेक्चर का वेट करिए, नोट्स कंप्लीट करिए।